तो हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू PWGC नेट। और मैं तृप्ति आपका स्वागत करती हूँ 10 मिनट कानून की कक्षा में। जैसे जैसे हमारा नज़दीक आ रहा है, अब हमें फटाफट रिवीजन की ज़रूरत है और उसी के लिए जो है मैंने ये सीरीज़ चालू करी है। 10 मिनट में हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं और ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जिनको याद करने में आपको अपने दिन के सिर्फ 10 मिनट देने हैं और आपका एक टॉपिक जो है वो एज इट इज कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब सब लोगों में थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है ना कि हाँ 10-10 मिनट में रिवीजन करना है। एग्जाम पास आ गया है तो अब एक एक मिनट की कीमत हमें महसूस होने लगी है। यस और नो? तो अब इस 10 मिनट में, आने वाले 10 मिनट, सिर्फ और सिर्फ मुझे आपका 10 मिनट का टाइम चाहिए और आपका अटेंशन चाहिए और क्लास में ही मैं आप लोगों को ये जो टॉपिक है रिवाइज करवा दूंगी। किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो वहीं याद हो जाएगा, किसी ने पढ़ लिया है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो सब लोगों के लिए ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो अपना टॉपिक है वो है इमरजेंसी इन इंडिया। इमरजेंसी के प्रावधान जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, बहुत ही एक, अगर अपन बात करें जो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि इमरजेंसी क्या होता है, इमरजेंसी कितने टाइप की होती है, आइए चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी के प्रावधान हैं वो कौन से पार्ट में दे रखे हैं? हमारे पार्ट 18 में दे रखे हैं, आर्टिकल नंबर 352 से 360 में दे रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या आ जाती है? इमरजेंसी की प्रोविजंस हैं, कहाँ दे रखे हैं? आर्टिकल नंबर 352 से 360 में दे रखे हैं। अच्छा, कौन सा पार्ट है हमारा? पार्ट नंबर 18। बहुत बार आपसे सीधा सीधा पूछते हैं कि कौन सा पार्ट है, तो ये जो पार्ट है इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंक्लूडिंग हमारे आर्टिकल्स की कौन से आर्टिकल में अपन बात करें तो हमारी जो इमरजेंसीज हैं वो दे रखी हैं। अब अपन बात करें कि इसमें बहुत तरीके की इमरजेंसी हैं। पहली, दूसरी चीज, कहाँ से डिराइव किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से जो है हमने ये प्रावधान बोरो किया है इमरजेंसी के। कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पार्ट्स जो हैं, हमने, भाई इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, पहली बार हमारा संविधान बन रहा था, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बन चुका था। तो जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें जितने भी मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, सबने क्या सोचा मिल बांट के कि भाई अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं, इतने साल की आज़ादी के बाद हमें इंडिया को एक संविधान मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए अलग अलग कंट्रीज़ की, और जो बुरी चीज़ें हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हर कंट्री से हमने कुछ ना कुछ बोरो किया है, ठीक है, कुछ हमने अपनी इच्छा से उसमें इंक्लूड किए हैं पार्ट्स में, कुछ चीज़ें कुछ हमने बोरो की हैं। तो ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है, बोरो किया गया है। आपसे एग्जाम में पूछते हैं फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, DPSPs का कहाँ से लिया, हम बात करें इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ये सब। तो इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से स्टूडेंट्स बोरो किया था। चलिए, अब आते हैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज पे। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, ठीक है, 3 टाइप की इमरजेंसी है अपने पास। सबसे पहली आती है नेशनल इमरजेंसी, या फिर जिसे अपन एक और नाम से जानते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, क्योंकि हमारा आर्टिकल नंबर 352 में नेशनल इमरजेंसी टर्म यूज नहीं किया गया है स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी यूज किया गया है। नेशनल इमरजेंसी तो उसको हम लेमैन टर्म में बुलाते हैं, ठीक है, कॉमन पैरलेंस में हम उसे नेशनल इमरजेंसी बुलाते हैं, नाम उसका प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आ जाए या फिर नेशनल इमरजेंसी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए, फिर आती है अपने पास दूसरी, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, या फिर इसका एक और नाम है प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी कोई दूसरा नाम है क्या? तो नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी को हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। बताओ, क्लियर है आप लोगों को ये? चलिए चलिए स्टूडेंट्स, फिर आता है अपने पास नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स। बहुत बार रिपीटेडली आपसे पूछे जाते हैं कि किन किन ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है।
आप लोग अपनी बैराक लेके बैठे होंगे या नहीं भी बैठे होंगे, तो अब जब अपनी ये वीडियो ओवर हो जाएगी उसके बाद ज़रूर एक बार जो बैराक की रीडिंग है वो कर लेना, क्योंकि उसी में से ये पॉइंट्स जो है मैंने निकाले हैं आप लोगों के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार यहाँ पे बैराक दिखा भी दूंगी आपको। चलिए, तो क्या क्या ग्राउंड्स है स्टूडेंट्स? सबसे पहला ग्राउंड है वॉर, दूसरा ग्राउंड क्या है? एक्सटर्नल अग्रेशन, और तीसरा ग्राउंड है हमारा आर्म्ड रिबेलियन। अच्छा, ये आर्म्ड रिबेलियन 44th अमेंडमेंट से पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से जाना था। ये तो 44th अमेंडमेंट आया और हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन से क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। चलिए, अब नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर कर सकते हैं? प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। कब डिक्लेयर कर सकते हैं? जब उनके पास रिटन कम्युनिकेशन आ रही है यूनियन कैबिनेट की। अच्छा, अब अगर एक बार नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हम लेके आ गए हैं तो उसको अप्रूवल की जरूरत है, तो उसके पास कितना टाइम पीरियड रहेगा अप्रूवल के लिए? तो नेशनल इमरजेंसी के अप्रूवल के लिए अपने पास 1 महीने का टाइम पीरियड होता है, और बोथ हाउसेस हमें चाहिए होते हैं किसके? पार्लियामेंट के। दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से हमें अप्रूवल चाहिए होता है फॉर नेशनल इमरजेंसी। मेजॉरिटी कितनी रिक्वायर्ड है? टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो हमारे जो प्रोक्लेमेशन है, चाहे वो रेवोकेशन का हो, चाहे वो वेरी करने का हो, चाहे वो इंट्रोड्यूस करने का हो, टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या पूरी इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर होती है किसी पार्ट में? स्टूडेंट्स, किसी एक पार्ट में भी हो सकती है, कंप्लीट इंडिया में भी हो सकती है। इन तीनों ग्राउंड्स के एप्रीहेंशन पे भी की जा सकती है। अगर एक्चुअल अकरेंस हो, ये जरूरी नहीं तभी इमरजेंसी डिक्लेयर हो। इन तीनों ग्राउंड्स का अगर हमें डर भी है, भय भी है, तो भी प्रेसिडेंट जो हैं कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारे पास यूनियन कैबिनेट का। ये क्लियर हमें आर्टिकल नंबर 352 में दे रखा है। फिर आता है कि कितना टाइम पीरियड है जिसके लिए इमरजेंसी जो है वो इन्फोर्समेंट में रहती है। भाई, अब इमरजेंसी लग चुकी है, अब हमें देखना है कि कितने टाइम, अप्रूवल मिल चुका है, अब जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है या मिनिमम टाइम पीरियड है वो क्या रहता है इमरजेंसी का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि टाइम पीरियड फॉर विच इट रिमेन्स इन फोर्स आफ्टर अप्रूवल इज 6 मंथ्स। वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों इमरजेंसीज का आपसे टाइम पीरियड पूछा जाता है। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी का मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है? इनफाइनाइट। आपने देखा होगा कि हमारी 1975 की जो इमरजेंसी लगी थी, कोई टाइम पीरियड थोड़ी था, चल रही थी, है ना? वो तो जब हमारे ऑनरेबल पीएम को लगा कि भैया हटा देनी चाहिए तब हटाई थी, है ना? तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है हमारा इमरजेंसी का? अगर अपन देखें तो वो इनफाइनाइट है। फिर आते हैं अपने पास कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सस्पेंशन होता है, कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनका सस्पेंशन होता है, जो हमें दे रखे हैं आर्टिकल 358 359 में। 358 कह रहा है कि अगर इमरजेंसी, वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन, सिर्फ इन्हीं 2 ग्राउंड्स पे अगर इमरजेंसी लगाई जाती है इंडिया या इंडिया के किसी भी पार्ट में, तो आर्टिकल नंबर 19 में हमें जितने भी राइट्स मिल रखे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मूवमेंट, फ्रीडम टू रिसाइड, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, ये फ्रीडम टू ट्रेड, ये सब राइट्स जो हैं ऑटोमेटिकली सस्पेंड होते हैं। ये ऑटोमेटिक सस्पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ऑन द अदर हैंड आर्टिकल नंबर 359 में क्या देखने को मिलता है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे भी बात कर रहा है कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज दे रखी है कि एक तो अगर अच्छा किसी भी तरीके की इमरजेंसी, किसी भी ग्राउंड पे इमरजेंसी लगे, तो आर्टिकल नंबर 359 में प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर, मतलब अगर प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है तो वो ऑर्डर निकाल के उसमें बता सकते हैं कि भाई कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये राइट नहीं है कि वो आर्टिकल नंबर 20 और 21 को सस्पेंड करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है कि क्या 20 एंड 21 का सस्पेंशन पॉसिबल है? तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये जो 20 एंड 21 है, इंटरेस्टिंगली मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ऐड किए गए थे, अपन देखें अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे स्टूडेंट्स ये, क्योंकि अपन आर्टिकल नंबर 359 अगर देखें आपकी बैराक में, आप नीचे अगर साइटेशन वाले पॉइंट में जाके देखेंगे, ये देखिए
आर्टिकल नंबर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 था, उससे हमारे क्या किया गया, पहले सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते थे, लेकिन जब एडीएम जबलपुर हमारा केस आया, जिसे हम हेबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद बोला गया कि भाई सब सस्पेंड कर सकते हो, लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 का सस्पेंशन जो है वो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। फिर आती है अपने पास स्टेट इमरजेंसी, या फिर जिसे अपन प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से भी जानते हैं। जब भी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाती है तो डिक्लेयर की जा सकती है। कौन डिक्लेयर करते हैं? प्रेसिडेंट, और गवर्नर की रिपोर्ट पे डिक्लेयर करते हैं। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? अब जब प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है तो प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस जो हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं अपने पास। स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स पार्लियामेंट को या फिर पार्लियामेंट के अंडर किसी अथॉरिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं, और भी चेंजेस जो रिक्वायर्ड हैं वो कर सकते हैं। कितने टाइम पीरियड के लिए इन्फोर्समेंट में रहती है? एक बार में अप्रूवल के बाद 6 महीने। मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है इसका? 3 मंथ्स नहीं है, ये 3 इयर्स होगा, ठीक है। दिस इज 3 इयर्स। तो स्टेट इमरजेंसी का मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है स्टूडेंट्स? 3 इयर्स है। अप्रूवल के लिए कितना टाइम पीरियड है? अगर एक बार प्रोक्लेमेशन आ गया तो दोनों हाउसेस अप्रूवल लेने का टाइम पीरियड हमारे पास कितना है? 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है। सबसे लैंडमार्क केस लॉ हमारे प्रेसिडेंट्स रूल का है, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। 9 जज बेंच ने यहाँ पे ये बोला था कि प्रेसिडेंट रूल जो है ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, वो एक हथियार नहीं है कि सरकारें जब चाहें अपनी मर्जी से उसको यूज कर लें। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है जिसको बहुत ही कॉशियसली एक्सरसाइज किया जाएगा, और सरकारिया कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उसके अकॉर्डिंग इसको आप यूज करेंगे, ठीक है। लास्टली हमारे पास आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नाम से ही समझ आ रहा है, आर्टिकल नंबर 360 में दे रखी है। जब भी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी या क्रेडिट इंडिया का थ्रेटन होता है तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी का कोई भी मैक्सिमम टाइम पीरियड नहीं होता है स्टूडेंट्स। ये अपना इमरजेंसी का टॉपिक था। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। एक चीज जो आपका होमवर्क है, जो आपको इस क्लास के बाद करना है, वो ये है कि मुझे ये बताना है कि इंडिया में अभी तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। प्रेसिडेंट्स रूल तो बहुत बार डिक्लेयर किया गया है, आप नेशनल इमरजेंसी पता करके आना। हिंट दे देती हूँ छोटा सा, 3 बार डिक्लेयर की है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ईयर बताना कि कितने कौन कौन से ईयर में डिक्लेयर की गई थी। एक तो मैंने अभी आपको हिंट दे ही दिया है क्लास में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस वाज अ टॉपिक। अच्छा, एक और चीज रह गई है, मैं बता देती हूँ कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के जो इफेक्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये थर्ड वाला है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो सैलरी अलाउंसेस यूनियन, स्टेट, इंक्लूडिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो उनकी सैलरीज और अलाउंसेस कम किए जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आंसर जरूर देना कमेंट में, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ 10 मिनट कानून की कक्षा में। थैंक यू वेरी मच।